Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of digital electronics, that is simplification of Boolean function. Last time we have discussed what do you mean by Boolean function and Boolean expression के बारे में पढ़ा था, और उससे पहले हम सारे laws के बारे में पढ़ चुके हैं. Then हमने simplification किए थे कुछ, जिसको हम अर्थमेटिक सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, मतलब कुछ इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया था यूजिंग दैट लॉज. आज हम बात करेंगे कि बुलन फंक्शन के और कौन कौन से तरीके होते हैं सिंप्लीफिकेशन करने के. तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद दैट. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिस्टम होता क्या है. मतलब हम जो भी ये बुलन फंक्शंस है ये सिस्टम्स में किसी न किसी सिस्टम में यूज करने वाले हैं, और सिस्टम दो तरह के होते हैं. सबसे पहले सिस्टम होता क्या है. सिस्टम और अ सर्किट इज डिफाइंड एज अ फिजिकल डिवाइस और एल्गोरिदम which performs a required operation on the signal applied at its input. बेसिकली ये एक तरह का डिवाइस है या ग्रुप ऑफ डिवाइस कह सकते हैं, और या एक सॉफ्टवेयर पार्ट है, एल्गोरिदम है, जो कि एक रिक्वायर्ड ऑपरेशन करता है ऑन द सिग्नल. मतलब जो भी हम इनपुट पे सिग्नल देते हैं उस पे उसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना या उसके रिगार्डिंग आउटपुट प्रोड्यूस करना, वो एक सिस्टम का काम है, राइट. इट कैन बी एनीथिंग. ए कैलकुलेटर इज अ सिस्टम. हम इनपुट देंगे कोई, वो उसमें वो उसको अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके हमें कुछ आउटपुट दे देता है, राइट. सो एज इट इज वॉशिंग मशीन है, वो एक सिस्टम है जिसमें हम कुछ क्लोथ्स डालते हैं, पानी डालते हैं, देन डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं, हम उसको ऑन करते हैं तो वो उसको साफ करके कपड़ों को हमें ड्राई करके वापस बाहर दे देता है. सो एक रिक्वायर्ड फंक्शन को परफॉर्म करता है. इट कैन बी एनी वन. अब सिस्टम दो तरह के होते हैं. वन इज एनालॉग सिस्टम, अदर इज डिजिटल सिस्टम. एनालॉग सिस्टम क्या है. These are the systems which processes or works on the analog signals. हम फर्स्ट चैप्टर में एनालॉग सिग्नल्स पढ़ चुके हैं, राइट. और उसके रिगार्डिंग वीडियो लेक्चर भी है हमारा, देख सकते हैं आप. तो एनालॉग सिग्नल पे जो सिस्टम काम करे दैट इज नोन एज द एनालॉग सिस्टम. अब इसमें जो इनपुट होगी वो भी एनालॉग होगी एंड द आउटपुट विल आल्सो बी एन एनालॉग नेचर, राइट. जैसे कि एनालॉग मल्टीमीटर हो गया, थर्मोमीटर हो गया, एनालॉग जो पुराने होते हैं वो सारे जो है एनालॉग सिस्टम्स हैं, राइट. नेक्स्ट इज डिजिटल सिस्टम, जिसके बारे में हम बात करेंगे. दैट इज these are the systems which processes or works on the digital signal. So ऐसे सिस्टम जो डिजिटल सिग्नल पे काम करते हो that is known as the digital systems, right. डिजिटल सिग्नल पे काम करने वाले सिस्टम को डिजिटल सिस्टम बोलते हैं. इसमें इनपुट भी डिजिटल होगी और द आउटपुट विल आल्सो बी डिजिटल इन नेचर, मतलब 0-1 की फॉर्म में होगी. और वैसे तो डिजिटल फॉर्म हमें मिलती नहीं है, वी हैव टू कन्वर्ट इट फ्रॉम एनालॉग फॉर्म. सो वी विल यूज एडीसी हियर. एडीसी स्टैंड्स फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, राइट. तो वो क्या करते हैं, एनालॉग इनपुट को डिजिटल में कन्वर्ट करके सिस्टम को दे देते हैं. देन द आउटपुट इज अगेन मतलब हमें डिस्प्ले पे मिलती है या इन द फॉर्म ऑफ 0-1 ही मिलती है, राइट. सो उसकी एग्जांपल है कैलकुलेटर, डिजिटल मल्टीमीटर, ऑल द कंप्यूटर्स एंड ऑल द डिजिटल मशीन्स दैट वर्क्स ऑन द डिजिटल सिग्नल्स, राइट. तो ये डिजिटल सिस्टम का एक हमारे पास नीचे डायग्राम दिख रहा है जिसमें कुछ इनपुट्स हैं, n नंबर ऑफ इनपुट्स है, A, B एंड C फॉर एग्जांपल, एंड इट कैन हैव मल्टीपल एज वेल एज सिंगल आउटपुट. अब यहाँ पे m आउटपुट दिया है v w x, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि द आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ द इनपुट्स. जैसे जैसे हम इनपुट चेंज करेंगे द आउटपुट विल बी चेंज हियर. सो इट इज f a b c दैट इज बेसिकली इज इक्वल टू y. तो ये बूलन फंक्शन होता है जो कि इनपुट के अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट देता है, राइट. अब यहाँ पे इनपुट आउटपुट रिलेशन निकालने के लिए हमने लास्ट टाइम में ये पढ़ा था कि बेसिकली इनपुट आउटपुट रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं हम, मतलब कैसे पता चलेगा कि क्या इनपुट दें और क्या आउटपुट आएगी. इन लास्ट फिगर जो अभी हमने लास्ट डायग्राम देखा उसमें से ए बी सी क्या है, दैट आर द इनपुट, बट वाई और दिस इज एफ, उसके ब्रैकेट में एबीसी, दैट रिप्रेजेंट्स द आउटपुट ऑफ द सिस्टम. इट मे हैव सिंगल और मल्टीपल आउटपुट्स, राइट. द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग वेज. अब इनपुट और आउटपुट का रिलेशन तीन चीजों से हम निकाल सकते हैं. फर्स्ट, ट्रुथ टेबल. लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था कैसे ट्रुथ टेबल को फॉर्मेशन देनी है. स्विचिंग इक्वेशन, ये अभी हम पढ़ेंगे. लॉजिक डायग्राम, लॉजिक डायग्राम भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम जो सारे डायग्राम्स हैं लॉजिक गेट्स के, वो हमें पता है, उनके सिंबल्स पता है, तो हम कोई भी इनपुट देके आउटपुट जो है वो फॉर्म कर सकते हैं. सो दैट इज नोन एज द लॉजिक डायग्राम. ठीक है जी. उससे हमें इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन पता चल जाता है कि कौन सा लॉजिक ऑपरेशन इसमें यूज हो रहा है और क्या आउटपुट आनी चाहिए, राइट. सो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें से स्विचिंग इक्वेशन के बारे में. स्विचिंग इक्वेशन क्या होता है.
The relation between the inputs and the outputs can be shown in the form of equation that is known as switching equation. अब input और output का जो expression हमें दिख सकता है वो basically हमें ऐसी फॉर्म में दिखेगा जिसे हम स्विचिंग इक्वेशन कहते हैं. इसमें जो इनपुट वेरिएबल्स होते हैं दैट इज नोन एज स्विचिंग वेरिएबल्स, राइट. उसको हम स्विचिंग वेरिएबल्स भी बोलते हैं. द आउटपुट इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन whereas the terms containing the input variables are written on the right side of equation. ये है एग्जांपल स्विचिंग इक्वेशन की. अब इसमें क्या किया हुआ है, यू कैन सी द राइट साइड इज गिवन हियर 3. बेसिकली ये 3 वेरिएबल्स हैं जो कि यहाँ पे लिए गए हैं और उनका एक एक्सप्रेशन है. ये इनपुट वेरिएबल्स का एक्सप्रेशन है और लेफ्ट साइड पे हमें आउटपुट मिल रही है y. इसको हम ये भी लिख सकते हैं दैट y इज इक्वल टू फंक्शन. इसको हम बूलियन फंक्शन बोलते हैं, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था. एंड इट इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड बूलियन एक्सप्रेशन. और इस पूरी इक्वेशन को हम बोलते हैं स्विचिंग इक्वेशन, राइट. सो इससे भी हमें इनपुट आउटपुट रिलेशन पता चल सकता है कि क्या इनपुट्स देनी है और उसके अकॉर्डिंगली क्या आउटपुट आएगी. तो अब ये जो स्विचिंग इक्वेशन है ये दो तरीके से हम इसके 2 टाइप्स हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हम इस इक्वेशन को 2 तरीके से लिख सकते हैं. इस बूलियन फंक्शन को 2 तरीके से लिख सकते हैं. वन इज सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेट, अदर इज प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्मेट. ये आपने याद रखना है. सम ऑफ प्रोडक्ट जिसको हम एसओपी फॉर्म बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम जिसको हम पीओएस फॉर्म बोलते हैं. तो ये 2 तरह की स्विचिंग इक्वेशंस होती हैं, एसओपी फॉर्म एंड पीओएस फॉर्म. आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए एसओपी की एंड पीओएस की. सबसे पहले है एसओपी फॉर्म जिसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स बोलते हैं. अब ये इक्वेशन क्या कहती है, आप ये इक्वेशन ध्यान से देखिए, ये गिवन है. अब इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी. अब ये इक्वेशन में 3 टर्म्स है हमारे पास. वन इज ए बी, ए सी एंड बी सी. ये तीनों प्रोडक्ट हैं एक दूसरे के, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट टर्म्स, ठीक है. अब ये तीनों को आपस में क्या किया हुआ है, दैट इज सम, ठीक है. तो ये बन जाती है सम ऑफ प्रोडक्ट्स. मतलब ये तीनों जो है दीज आर द प्रोडक्ट टर्म्स. इन तीनों को जब हम सम कर देंगे तो ये बन जाएगी सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म. मतलब जब भी हमें ऐसी कोई इक्वेशन मिले तो हम उसे एसओपी फॉर्म बोलेंगे. ये आपने याद रखना है. इन दिस फॉर्म द 3 टर्म्स, प्रोडक्ट टर्म्स ए बी, ए सी एंड बी सी. ये प्रोडक्ट हमें पता है डॉट लगा होता है या नहीं लगाओ, ये इनमें एंड ऑपरेशन हो रहा है. with each individual term is product of 2 variables, right. अब ये basically product term है. अब इसको आपस में क्या किया हुआ है, sum किया हुआ है, ठीक है. तो that is called sum of product terms या sum of products. So these such expression are known as SOP form. The sums and product. अब sum and product है क्या, basically ये sum जो है this is a or operation और जो product है that is a and operation, ठीक है. ये आपने याद रखना है. These are the logical operations. अब इसकी और एग्जांपल है, जैसे ये भी एसओपी फॉर्म है. इसमें भी देखो क्या किया हुआ है, these are the product terms, ठीक है. जहाँ पे एंड ऑपरेशन यूज हो रहा है वो प्रोडक्ट टर्म्स है. जैसे एबीसी ये प्रोडक्ट टर्म है, बीसीडी ये भी प्रोडक्ट टर्म है, ये भी प्रोडक्ट टर्म है, बीडी बार. इन तीनों को आपस में क्या किया हुआ है, सम किया हुआ है. सो दिस इज अ सम. सो ये बन गई एसओपी फॉर्म, राइट. जैसे अब नीचे वाली भी एसओपी फॉर्म है. ये एग्जांपल्स हैं इनकी. जब भी ऐसी कोई टर्म दिखे आपको पता होना चाहिए कि दीज आर द एसओपी टर्म्स, राइट. इसमें क्या है, सम दिया हुआ है किनका, प्रोडक्ट टर्म्स का, राइट. नेक्स्ट है हमारे पास पीओएस फॉर्म. अब ये टर्म देखिए ये उससे उल्टी है. इसमें क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस सी. अब a प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, दीज आर द सम टर्म्स. ये आपस में एक दूसरे से क्या हो रही है, सम हो रही है. मतलब ये और ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है. और इनके बीच में क्या हो रहा है, हर टर्म के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है. दैट मीन्स दिस इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म. मतलब हर सम टर्म का प्रोडक्ट किया हुआ है, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है. पीओएस फॉर्म. इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, that is a plus b, b plus c and a plus c, with each term is in the form of sum of 2 variables. हर टर्म जो है वो 2 वेरिएबल्स को जोड़ के बनाई गई, इसलिए उसको सम टर्म बोल दिया गया. और इन तीनों टर्म्स का, इंडिविजुअली टर्म्स का हमने प्रोडक्ट किया है, तो दैट इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, राइट. इसके अलावा ये एग्जांपल्स हैं, ये सारी पीओएस फॉर्म है. यू कैन सी हियर, यहाँ पे प्रोडक्ट किया हुआ है सम टर्म्स का, यहाँ पे भी
यहाँ पे भी इट कैन बी 2 टर्म्स, इट कैन बी 3 टर्म्स, इट कैन बी 4 टर्म्स, सभी का हम प्रोडक्ट करेंगे, तो दैट इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, राइट। आई होप ये समझ आ गया हो आपको। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म और कैनोनिकल एसओपी फॉर्म। ऐसे ही स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म और स्टैंडर्ड और कैनोनिकल पीओएस फॉर्म, हमारे पास दो तरह की फॉर्म्स होती हैं, एसओपी में भी और पीओएस में भी, एक स्टैंडर्ड एक जनरल, जिसको हम नॉन स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड कौन सी होगी? स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे यहाँ पे ये स्टैंडर्ड टर्म है, इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास हमारे पास जो बूलियन फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, एफ, 3 वेरिएबल्स लिए हैं। अब हर टर्म में, हर प्रोडक्ट टर्म में यू कैन सी तीनों वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। जब तीनों वेरिएबल्स हर टर्म में यूज हो रहे हैं, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। जैसे यहाँ पे ए बी सी तीनों यूज हो रहे हैं, प्लस ए बी बार सी बार, इसमें भी तीनों यूज हो रहे हैं, प्लस ए बार बी सी। तो ईच प्रोडक्ट टर्म कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स और वेरिएबल्स इन इट्स कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, मतलब तीनों किसी ना किसी फॉर्म में यूज हो रहे हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंटेड चाहे अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, उसको हम स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म बोलेंगे। दूसरा है स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म, इसमें भी 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी तीनों हो रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी बार, यहाँ पे डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी, यहाँ पे ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, मतलब किसी ना किसी फॉर्म में तीनों वेरिएबल्स जब यूज हो रहे हो, जितने भी वेरिएबल दिए होंगे वो अगर हर टर्म में यूज हो रहे हैं, तो दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड पीओएस और स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। दूसरी तरफ नॉन स्टैंडर्ड कौन सी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तो इस एक्सप्रेशन में क्या दिया हुआ है, वी कैन से दैट a logical expression is said to be in the standard SOP or POS form if each product term for SOP के लिए product term और POS के लिए sum term consist of all the literals in their completed or uncomplemented form। यहाँ पे completed और uncomplemented कर लीजिए। जब भी किसी टर्म में सारे के सारे वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, कोई मिसिंग नहीं है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब नॉन स्टैंडर्ड क्या होगी, उससे आपको और क्लियर होगा। यू कैन सी हियर द एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड पीओएस और एसओपी फॉर्म्स, जैसे ये है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ए बी एंड सी, वी नो दैट, बट फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट टर्म में सी मिसिंग है, तो दैट मीन्स बाकी में तीनों है ए बी सी बार, ए बार बी सी, मतलब ये क्या बन गई, नॉन स्टैंडर्ड एसओपी। ठीक है जी, आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी कोई लिटरल या वेरिएबल मिसिंग हो किसी टर्म में से, तो वो बन जाएगी नॉन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड के लिए, ये देखिए ये स्टैंडर्ड है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, अलग अलग फॉर्म में हो रहे हैं, चाहे ए बी बार ए बार बी बार, बट है 2 ही है, मतलब ये क्या बन गई, स्टैंडर्ड एसओपी, इसमें कोई मिसिंग नहीं है। थर्ड में ए बार बी, ए बार प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी बार, तो ये भी स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म बन गई। ठीक है, इसमें से 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, दोनों हर टर्म में यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट में देखिए ए बार प्लस बी और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स 3 वेरिएबल यूज कर रहा है, बट फर्स्ट टर्म में थर्ड जो वेरिएबल है दैट इज सी, ये मिसिंग है। अब जब कोई भी टर्म में कोई लिटरल मिसिंग होगा तो वो क्या बन जाएगी, नॉन स्टैंडर्ड पीओएस, राइट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी फॉर्म है, एसओपी है या पीओएस है, प्लस स्टैंडर्ड पीओएस है या स्टैंडर्ड एसओपी है या नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। सो अगर हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड एसओपी है तो हम उसको स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा जो इक्वेशन बनती है दैट इज वेरी इजी, वो हमें बहुत इजी हो जाती है उसको सॉल्व करने में, उसको लॉजिक सिंप्लीफिकेशन देने में। तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम नॉन स्टैंडर्ड एसओपी को स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ प्रोसीजर है, स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करेंगे तो इजीली आप भी उसको जो है वो नॉन स्टैंडर्ड एसओपी को एसओपी में बदल सकते हैं स्टैंडर्ड एसओपी में। वो क्या है, conversion from SOP to standard SOP form, the procedure to be followed for converting a general SOP expression into standard SOP expression, वो क्या क्या स्टेप है। For each term find the missing literal, अब कोई भी टर्म दी हो उसमें से जो मिसिंग लिटरल्स हैं, मिसिंग वेरिएबल्स हैं, उनको फाइंड कर लो हर टर्म में से। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है हमने, एंड ईच टर्म, एंड करना है हर टर्म को किसके साथ, फॉर्म्ड बाय ऑरिंग द मिसिंग लिटरल, जो भी मिसिंग लिटरल होगा उसको प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट को और करके
देन उसको एंड कर देना है उस टर्म के साथ, देन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन टू गेट द स्टैंडर्ड एसओपी, देन उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लो ताकि हमें स्टैंडर्ड एसओपी मिल सके। अब इसकी एग्जांपल और क्लियर कर देगी आपको यही चीज, आप ये तीनों स्टेप्स नोट कर लीजिए। देन अब ये एक एग्जांपल है जैसे इन्होंने दिया है, हम बहुत आराम से करेंगे, डोंट वरी। अब ये एक इक्वेशन है, वी नो दैट दिस इज अ नॉन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। इसमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी बार प्लस बी सी। अब हमें पता है तीन वेरिएबल यूज हो रहे हैं यहाँ, ए बी एंड सी, बट हर टर्म में कुछ ना कुछ मिसिंग है, यहाँ पे सी मिसिंग है, यहाँ पे बी मिसिंग है, यहाँ पे ए मिसिंग है, राइट। तो ये हमें पता है नॉन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है। और ये एसओपी फॉर्म कैसे है, बिकॉज इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे सम दिया है बिटवीन द प्रोडक्ट्स टर्म्स, राइट। अब मिसिंग सबसे पहले क्या है, फाइंड द मिसिंग लिटरल फॉर ईच टर्म। पहले तो मिसिंग लिटरल या मिसिंग वेरिएबल फाइंड कर लो। इस टर्म में मिसिंग है सी, इस टर्म में मिसिंग है बी, इस टर्म में मिसिंग है ए। अब ये निकाल लिया। अब क्या करना है, एंड करना है ईच टर्म को, जो भी मिसिंग वाली टर्म है जहां पे मिसिंग है उसको एंड करना है। किससे एंड करना है, मिसिंग लिटरल से। मिसिंग क्या है, जैसे ए यहाँ पे मिसिंग है सी, तो एंड करना है किससे, सी प्लस इट्स कंप्लीमेंट से। सी का कंप्लीमेंट क्या होगा, दैट इज सी बार। मतलब हमने यहाँ क्या किया, एंड किया किसको, सी प्लस सी बार को। जब हम ये करेंगे अगली टर्म में देखिए क्या मिसिंग है, दैट इज बी। अब इसको भी एंड करेंगे, दिस इज एंड किसके साथ, मिसिंग लिटरल प्लस उसके कंप्लीमेंट के साथ। प्लस प्लस मतलब और करना है इन दोनों के बीच में, राइट। सेम एज थर्ड टर्म में ए मिसिंग है तो हम उसको भी एंड कर देंगे ए को प्लस इट्स कंप्लीमेंट के साथ, राइट। सो ये तीनों जिस जिस में मिसिंग होगा उसी में करना है। अगर कोई किसी इक्वेशन में तीनों वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उसमें नहीं हम वो एंड करेंगे, जिस जिस टर्म में मिसिंग होगा उसमें हम उसको और उसके कंप्लीमेंट को एंड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगी, एक प्योर फॉर्म बन जाएगी। अब इसको थर्ड स्टेप क्या कहता है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया, ए बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस सी बार, यहाँ बन गया ए सी बार मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी बार, देन बी सी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस ए बार। अब इसको ओपन कर दो, ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये टर्म बन जाएगी ए बी सी, ए बी सी बार, यहाँ पे ए बी सी बार, यहाँ पे ए बी बार सी बार, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए बार बी सी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से बहुत ध्यान से देखना है कि कौन सी टर्म डुप्लीकेट बन रही है, मतलब दो टर्म्स कौन सी सेम है। एक एबीसी यहाँ है, एक एबीसी यहाँ है ना। तो ये इसको हमें पता है कि ए डॉट ए इज इक्वल टू होता है ए, ठीक है। अगर ये हमें एंड लॉ ने सिखाया है कि a डॉट ए इज इक्वल टू ए, अगर मैं इस abc को a मान लूं और इस abc को भी a मान लूं, तो हमें पता है इन दोनों को जब सॉरी यहाँ पे मैं प्लस भी कर दूं तो भी ये a होता है, मतलब यहाँ पे सम हो रहा है ना सभी टर्म्स का। तो ये मेरे को पता है कि यहाँ पे अगर जीरो है a तो ये भी जीरो है, जीरो प्लस जीरो इज जीरो। अगर वन है, वन प्लस वन इज वन, ठीक है। तो मतलब abc और abc को मैं सिंगल a लिख सकता हूँ, राइट। तो मैंने क्या किया, एबीसी और एबीसी वाली टर्म को एक अलग कर लिया। ऐसे ही ये देख सकते हैं आप, ए बी सी बार यहाँ भी है और यहाँ भी है ए बी सी बार, तो इसको भी अलग कर लिया। बाकी जो टर्म्स बची वो एज इट इज लिख दी, ए बी बार सी बार और ए बार बी सी। अब हमें पता है a प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है, दैट मीन्स ए बी सी प्लस ए बी सी भी क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ए बी सी। सेम एज ए बी सी बार प्लस ए बी सी बार भी क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ए बी सी बार, सिंगल ए बी सी बार आ जाएगा। तो इन दोनों टर्म्स को मिनिमाइज कर दिया, वो बन गया एबीसी प्लस एबीसी बार, बाकी दो टर्म एज इट इज लिख दी। अब ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। तो हम वो जो ऊपर नॉन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म थी उसको हम नॉर्मली स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं विद दिस स्टेप्स। अब इसमें आप देख सकते हैं चार टर्म्स है हमारे पास, यहाँ पे भी तीनों वेरिएबल यूज हो रहे हैं एबीसी, यहाँ भी तीनों टर्म्स यूज हो रहे हैं एबीसी बार, यहाँ भी ए बी बार सी बार, यहाँ भी ए बार बी सी। तो ये बन गई स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, राइट। अब इसको इसका ट्रुथ टेबल बनाना बहुत इजी है, वो कैसे बनाएंगे वो आगे मैं आपको बताऊंगा। मतलब इसका रिलेशन निकालना बहुत इजी है आगे, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है, वो हम आगे करेंगे। अब हमारे पास है कन्वर्जन फ्रॉम नॉन स्टैंडर्ड पीओएस टू स्टैंडर्ड पीओएस। अब हम ऐसे ही पीओएस फॉर्म को भी
अगर नॉन स्टैंडर्ड है वो, उसको हम स्टैंडर्ड पीओएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए स्टेप्स क्या है? फॉर ईच टर्म फाइंड द मिसिंग लिटरल, सबसे पहले वही है, किसी भी इक्वेशन में, पीओएस की इक्वेशंस में जो मिसिंग लिटरल है वो फाइंड कर लो। देन उसको और करना है, उस टर्म को किसके साथ? फॉर्म्ड बाय एंडिंग द मिसिंग लिटरल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट। जो भी मिसिंग लिटरल होगा उसको प्लस उसको एंड करना है उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। जब दोनों चीजों को हम और कर देंगे मिस उसके टर्म के साथ, तो वो बन जाएगी स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म, राइट। एंड सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन टू गेट द स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। यहाँ पे पीओएस कर लेना, यहाँ पे मिसिंग है, पीओएस कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल से आपको और क्लियर होगा। क्या है? कन्वर्ट द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दिया है ऊपर, यू कैन सी दैट y is equal to a plus b मल्टीप्लाई बाई a plus c मल्टीप्लाई बाई b plus c बार। अब ये हमें पता है ये POS फॉर्म है। कैसे पता चला? POS का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सम्स। यहाँ पे ये प्रोडक्ट दिया है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट दिया है? सम टर्म्स का। तो दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अब इसको स्टैंडर्ड POS में करना है। कैसे पता चलेगा ये नॉन स्टैंडर्ड है? यहाँ पे देखिए a प्लस बी है, यहाँ पे a प्लस सी है, मतलब हमारे पास तीन वेरिएबल्स है a b एंड c, बट इसमें से c मिसिंग है, इसमें से b मिसिंग है और इसमें से a मिसिंग है, ठीक है जी। ये पहले फाइंड कर लेने हैं, मतलब ये पहला स्टेप है हमारा, टू फाइंड द मिसिंग लिटरल फॉर ईच टर्म। यहाँ पे c मिसिंग है, यहाँ पे b मिसिंग है, यहाँ पे a मिसिंग है। अब करना क्या है? और ईच टर्म विद, जो भी टर्म है जिसमें से कुछ मिसिंग है उसको और करना है किसके साथ? मिसिंग लिटरल एंडेड बाय इट्स कंप्लीमेंट। जो मिसिंग लिटरल है, यहाँ पे सी मिसिंग है और उसका कंप्लीमेंट, दोनों को एंड करके इसके साथ प्लस कर देना है, मतलब इसके साथ और कर देना है ए प्लस बी के साथ, ठीक है। तो ये टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट में बी मिसिंग था तो बी डॉट बी बार के साथ इसको और कर देना है। नेक्स्ट में ए मिसिंग था तो इसको ए डॉट ए बार के साथ और करके इसके साथ और कर देना है, ठीक है। तो ये जब इक्वेशन को, थर्ड स्टेप है हमारे पास, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन टू गेट द स्टैंडर्ड पीओएस। अब क्या करना है? ये इक्वेशन एज इट इज लिख ली, ये भी लिख ली, ये भी लिख ली, ये हमारे पास टर्म बन गई। अब हमें पता है a प्लस बी सी, ये हमारा रूल होता है, ठीक है, लॉ होता है। आप लॉ के पेज जो है, जो आपने एक साइड बाय बनाया होगा, वो आप सामने रख के देख सकते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस सी, ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जो इक्वेशन बन गई वो हमें ये दी हुई है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है जी। और यहाँ पे दी है a प्लस बी प्लस सी बार। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये इक्वेशन को डिवाइड कर दिया इससे, मतलब a प्लस बी को उन्होंने मान लिया a और इसको मान लिया बी सी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये टर्म आ गई, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार। सेम एज इस टर्म को भी ले लिया, मतलब a प्लस सी को a मान लिया, ठीक है, और b प्लस बी डॉट बी बार को ये मान लिया बी सी, ओके। तो ये बन गई ये वाली टर्म, मतलब a प्लस बी और दूसरे को a प्लस सी प्लस बी बार। सेम एज इसी इक्वेशन को भी उन्होंने ऐसे सेम एज कर लिया। अब उन्होंने कहा है कि इनमें से सेम वाली इक्वेशन ढूंढ लो, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी a प्लस सी प्लस बी। अब ये दोनों सेम हो गई, सेम एज, और कौन सी है? और कोई नहीं है, बाकी सारी डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये जो सेम है, ये हमें पता है एंड लॉ होता है a डॉट ए इज इक्वल टू ए। तो इन दोनों को सेम को एक बार लिख देंगे तो चलेगा, रेपिटेशन को हम सेम एक बार लिख देंगे, वो हमें एंड लॉ बोलता है, हो सकता है a डॉट ए इज इक्वल टू ए बार होता है, राइट। अब हमारे पास जो इक्वेशन बची वो बची, अच्छा एक और है, वो है a प्लस बी प्लस सी बार, और देखो और कोई है, ये रहा a प्लस बी प्लस सी बार। तो ये इक्वेशन भी यहाँ पे सेम है, तो इसको भी उन्होंने एक बार लिख लिया। तो हमारे पास ये चार इक्वेशन बच गई। अब ये चारों इक्वेशन में आप देख सकते हैं तीनों लिटरल्स हैं, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या बन गई? स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। So we must know about the non-standard POS. Then we must know about how to convert it into standard POS whenever we needed that.
जब हमें चाहिए होगी स्टैंडर्ड पीओएस, क्यों चाहिए होगी वो आगे आपको पता चल जाएगा। जब भी हमें स्टैंडर्ड पीओएस चाहिए होगी आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम उसको मिसिंग लिटरल को इसके साथ और करके जो है हम फाइंड कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इनटू द स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म, राइट। आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज नोन एज मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। ये हमारा आगे आने वाले टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बनने वाली है। मिन टर्म किसको बोलते हैं, मैक्स टर्म किसको बोलते हैं, वी शुड नो दैट। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, कॉपी में नोट कर लेना आप। Each individual term in the standard SOP form is called the min term. अब SOP फॉर्म में हर इंडिविजुअल टर्म जो होगी वो क्या होगी, मिन टर्म होगी। स्टैंडर्ड एसओपी में मैं बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड एसओपी की। स्टैंडर्ड एसओपी क्या होंगे, जिसमें सारे लिटरल्स पूरे होंगे। अगर कोई मिसिंग होगा पहले उसको वापस लाना होगा, उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना होगा, देन उसको हम हर टर्म को क्या बोलेंगे, दिस ईच टर्म इज कॉल्ड मिन टर्म। सबसे पहले एसओपी पता होना चाहिए, एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये सम है किसका, प्रोडक्ट टर्म्स का। 3 प्रोडक्ट टर्म्स है और ये तीनों प्रोडक्ट टर्म्स क्या कहेंगी आपस में, दीज आर कॉल्ड मिन टर्म्स, राइट। नेक्स्ट है मैक्स टर्म। मैक्स टर्म क्या होगा, ईच इंडिविजुअल टर्म इन स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म इज कॉल्ड मैक्स टर्म। हर इंडिविजुअल टर्म इन द स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म को हम बोलेंगे मैक्स टर्म। जैसे ये एक पीओएस है और ये स्टैंडर्ड है, हमें पता है स्टैंडर्ड कैसे है, दोनों टर्म में दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड हो गई। पीओएस क्यों है, बिकॉज ये प्रोडक्ट ऑफ सम है। अब इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, इंडिविजुअल टर्म्स को मैक्स टर्म, ठीक है। The concept of min term and max term allows us to introduce a very convenient shorthand notation to express logic functions. अब ये आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत ही ज्यादा इजी कर देगा हमें सिंप्लीफाई करना, ठीक है। कैसे हम इतनी बड़ी टर्म को एक छोटे से छोटी टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, वो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म, राइट। अब ये कुछ मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म को हमने डिफाइन किया हुआ है हर वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली। The table gives the min terms and max terms for our 3 variable logic functions. The let y be the output and a b c be the variables. अब इसमें क्या किया है, ये 3 वेरिएबल्स हैं, वी नो दैट 3 वेरिएबल्स हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2⁻3 2⁻3 दैट इज 8। और वो क्या बनेंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 देन 1 1 1। ये 8 कॉम्बिनेशंस बन गए। अब हमने मिन टर्म्स निकालनी है इसकी। मिन टर्म्स कैसे निकालेंगे, हमें पता है जो मिन टर्म्स होती हैं वो एसओपी फॉर्म में होती है, और एसओपी फॉर्म में जो प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं उसको हम मिन टर्म्स बोलते हैं, मतलब वो प्रोडक्ट टर्म्स होंगी। इसको हम लिखेंगे ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार। जहां पे 0 है उसको बार के साथ मतलब बार के साथ डिनोट करेंगे इन द मिन टर्म्स, और इसको एम आई के साथ डिनोट करेंगे, छोटा एम आई। स्मॉल एम आई जो होगा वो मिन टर्म्स होंगी, कैपिटल एम आई जो होगा वो मैक्स टर्म होगी, ठीक है जी। अब कहाँ से शुरू करेंगे, M0 से, बिकॉज दिस इज 0th पोजीशन, और ये कहाँ तक जाती है, 7th पोजीशन तक, ठीक है। 0 से 7 तक टोटल 8 वेरिएबल्स हो गए। अब जहां पे 0 0 0 है वहां पे लिख देंगे बार, मतलब ये बन गया ए बार बी बार सी बार, ये बन गई इसकी मिन टर्म। ऐसे ही 0 0 1 को क्या लिखेंगे, ए बार बी बार सी। अब जहां पे 1 है उसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म नहीं देनी इन द मिन टर्म, तो ये M1 होगी, ए बार बी बार सी। ऐसे ही 0 1 0 को क्या लिखेंगे, ए बार बी सी बार। 0 1 1 को क्या लिखेंगे, 0 देखो ए का 0 है, दैट मीन्स ए बार लिखेंगे, बाकी बी भी 1 है, सी भी 1 है, यहाँ से देख सकते हैं सी इज 1, तो यहाँ पे सी अकेला लिखेंगे, बार नहीं लिखेंगे, तो ये बन गई M3। आगे है 1 0 0, दैट इज ए 1 है, बी 0 है, सी 0 है, तो बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, ये बन गई M4। ऐसे ही 1 0 1 को ए बी बार सी, नेक्स्ट 1 1 0 को ए बी सी बार, नेक्स्ट 1 1 1 को ए बी सी। तो ये हमारी मिन टर्म्स हैं, ऐसे हम लिखेंगे मिन टर्म्स को, प्रोडक्ट की टर्म में लिखेंगे, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको 1-2 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको इजी लगेगा, बहुत इजी लगेगा। हम मिन टर्म्स को प्रोडक्ट टर्म में लिखेंगे एसओपी फॉर्म में, और
हर जीरो को बार के साथ डिनोट करेंगे, ये आपने माइंड में रखना है। ऑन द अदर हैंड मैक्स टर्म में क्या होगा, उल्टा होगा। पहले तो ये टर्म है सम की टर्म है, ठीक है, पीओएस फॉर्म में बनती है। पीओएस क्या होता है, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, मतलब जो भी टर्म होगी वो सम टर्म होगी, उनके बीच में और ऑपरेशन होगा। अब यहाँ पे जब 0 0 0 दिया है तो 0 को हम बार के साथ नहीं, विदाउट बार के साथ डिनोट करेंगे, बट जहाँ पे 1 आएगा वहां पे हम बार लगाएंगे। तो उल्टा हो गया मिन टर्म से। यहाँ पे हम लिखेंगे 0 0 0 को a प्लस बी प्लस सी, इसमें प्लस जरूर लगाना है बिकॉज इट इज अ मैक्स टर्म, और इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल M के साथ m0। ठीक है, हमें यहीं से पता चल जाना चाहिए कि छोटा m है वो मिन टर्म है, बड़ा m है तो वो मैक्स टर्म है, राइट। ऐसे ही 0 0 1 को क्या लिखेंगे, दैट इज a प्लस बी प्लस सी बार। अब c के साथ 1 था यहाँ पे, यू कैन सी, तो यहाँ पे जहाँ पे 1 दिया है मैक्स टर्म को बार लिखना है, मैक्स टर्म को बार लिखेंगे। वैसे ही मिन टर्म को जब 0 दिया होगा तो बार लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे आ गया a प्लस बी प्लस सी बार, इसको हम m1 के साथ डिनोट करेंगे। ऐसे ही 0 1 0 को हम करेंगे, आप माइंड में लेके आए 0 प्लस 0 1 0 है तो a प्लस बी बार प्लस सी। ऐसे ही 0 1 1 को डिनोट करेंगे a प्लस बी बार प्लस सी बार। सेम एज इट इज 1 0 0 को डिनोट करेंगे 1 प्लस बी प्लस सी। 1 0 1 को a बार प्लस बी प्लस सी बार। 1 1 0 को a बार प्लस बी बार प्लस सी। 1 1 1 को a बार, तीनों में 1 है सो तीनों में बार लगेगा, 1 a बार प्लस b बार प्लस c बार, और ये m7 होगी। ठीक है, ये m0 से m7 तक हम ऐसे ही डिनोट करेंगे। मतलब जो भी टर्म दी होगी इन 8 कॉम्बिनेशंस में ही दी होगी, तीनों वेरिएबल के जो भी टर्म दी होगी इक्वेशन में, उसको हम एज इट इज लिखेंगे नंबर देके, कि वो 0th पोजीशन है, उसकी 1 है या सेकंड है, थर्ड है, अप टू 7 तक, राइट। आगे और इजी हो जाएगा आपको ये फाइंड करने में। अब जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन यूजिंग मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म है, अब यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करेंगे, अब ये हमारे पास इक्वेशन है, आप इसको ध्यान से देखिए, कॉपी में लिखिए y इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार। अब ये कौन सी, पहले तो ये पता होना चाहिए ये कौन सी फॉर्म है, और ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, ये पता होना चाहिए। सो आई कैन से दिस इज अ एसओपी फॉर्म बिकॉज इट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और ये स्टैंडर्ड है बिकॉज यहाँ पे तीनों वेरिएबल यूज हो रहे हैं, यहाँ भी एबीसी है, यहाँ भी ए बार बी सी है, यहाँ भी बार सी बार। तो मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हमें फाइंड करना है कि मिन टर्म्स कौन सी है, इसकी रिप्रेजेंट करना है मिन टर्म्स को, बिकॉज एसओपी फॉर्म से मिन टर्म बनेगी। दिस इज अ एसओपी फॉर्म और ये स्टैंडर्ड है, ये हमें पता है। अब ए बी सी मतलब ए भी 1 है, बी भी 1 है, यहाँ पे सी भी 1 है। ये कौन सी है, 1 1 1 हमें पता है वो 7th टर्म होती है, तो वो दैट इज m7। नेक्स्ट हमारे पास ए बार बी सी मतलब ए 0 है और बी 1 है और सी 1 है। ये टर्म कौन सी बनती है, दिस इज बाइनरी 3, तो ये बन गई m3, राइट। नेक्स्ट हमारे पास ए बी बार सी बार, ए 1 है, बी बार है, दैट मीन्स बी 0 है, और सी बार है, दैट मीन्स सी भी 0 है, दैट मीन्स ये बनी 1 0 0 1 0 0 इज इक्वल टू 4 इन द बाइनरी, तो ये बन गई m4। तो हमारे पास जो ये मिन टर्म्स बनी वो क्या बनी, m7 प्लस m3 प्लस m4, ये लिख सकते हैं। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, मिन टर्म्स को हमेशा हम ये सम की फॉर्म में लिखेंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ मिन टर्म्स, सम, m छोटा m लिखेंगे, देन उसमें सिर्फ ये नंबर लिखेंगे कौन कौन सा है, 3 4 7, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इससे पता चल जाएगा, दिस इज द बेसिकली हमें इस इक्वेशन से पता चल जाएगा कि हमारी इक्वेशन क्या बनने वाली है, हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे इजीली। ठीक है, पेपर में ऐसे आएगी हमें इक्वेशन, जो सिंप्लीफिकेशन के लिए इक्वेशन आएगी ना वो ऐसे होगी, उसमें यही दिया होगा। अगर तो ये सम की रिप्रेजेंटेशन हमें पता चल जाएगा ये मिन टर्म के साथ है, मतलब एसओपी फॉर्म बनने वाली है। देन छोटा m दिया है वो भी मिन टर्म है, 3 4 7 दिया है, मतलब ये उसका m3 m4 और m7 है, इसको ऐसे बनाना आना चाहिए हमें। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए, जब पता चल जाएगा तो आपको इजी लगना लग जाएगा। ये ऐसे ही यहाँ पे दिया है वेयर दिस सिंबल डिनोट्स द सम ऑफ प्रोडक्ट, ये एसओपी फॉर्म को डिनोट करता है, आपने याद रखना है, सम है ये, तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है ये, राइट। अब दूसरी फॉर्म देखिए, यहाँ पे ये इक्वेशन है a प्लस बी बार प्लस सी
मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय ए बार प्लस बी बार प्लस सी। अब ये एक्सप्रेशन है एक, ये हमें पता है पीयूएस फॉर्म है। कैसे पता लगा? बिकॉज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सम, सारी टर्म्स का प्रोडक्ट किया हुआ है, सारी सम टर्म्स का। और ये पीयूएस फॉर्म है और ये स्टैंडर्ड है बिकॉज हर टर्म में तीनों वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, यू कैन सी। अब हमें पता है मैक्स टर्म बनेगी ये। मैक्स टर्म में जब 1 होगा वो बार के साथ डिनोट करेंगे, जब 0 होगा वो बार नहीं लगा होगा। अब यहाँ पे है a, मतलब यहाँ पे a है 0, बी बार मतलब यहाँ पे है 1 और c है 0। 0 1 0 हमें पता है ये बाइनरी का 2 होता है, तो ये बन गई m2। ठीक है, सेम एज इट इज a प्लस बी प्लस सी, मतलब ये तीनों ही 0 की फॉर्म है। 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। 0 0 0 इज इक्वल टू बाइनरी का 0, तो ये बन गया m0। मैक्स टर्म 0 पार्ट है इसका। नेक्स्ट है a बार, मतलब a बार है तो 1, b बार ये भी 1 और c 0, c अकेला है तो ये 0, ये बना 1 1 0, तो ये 1 1 0 होता है 6 बाइनरी का, तो m6। अब m2 m0 और m6 टर्म्स है हमारे पास, हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये m2 है, m0 है और m6 है। हम इसको जब अदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो क्या करेंगे, ये आपने प्रोडक्ट का सिंबल याद रखना है। दिस इज अ मैक्स टर्म, पीओएस फॉर्म का है ये। जब भी ये आएगा हमें पता चल जाएगा पीओएस फॉर्म है, प्लस उसमें कैपिटल M दिया होगा वो मैक्स टर्म है। अब इसमें जो 0 2 6 दिया है दैट इज द पोजीशन ऑफ दैट टर्म, कि वो 0 पोजीशन थी, मतलब 0 वाली टर्म थी, देन 2 वाली टर्म थी, देन 6 वाली टर्म थी, और ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे हम। ठीक है, 0 2 6 ऐसे दिया होगा आपको क्वेश्चन, उन्होंने बोलना है इस टर्म को सिंप्लीफाई करो। अब ये टर्म हमें पता होनी चाहिए ये पीओएस फॉर्म में है, यहां से इस टर्म से ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे हम, वो लास्ट जो मैंने ट्रुथ टेबल अभी किया था ये वाला, ये आप याद रखेंगे, यहाँ से बनेगा और ये माइंड में रखना है, आप बना के नहीं देखोगे बार बार, राइट। तो एक बार करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, राइट। और इसमें से ये जो सिंबल है जो लास्ट में दिया है, ये सिंबल जो है ये आपने याद रखना है, दिस डिनोट्स द प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, दिस प्रोडक्ट, ये बेसिकली प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ सम यहाँ से पता चल जाएगा। जब ऐसा सिंबल होगा तो वो एसओपी फॉर्म बनाएगा, जब ऐसा सिंबल होगा तो वो पीओएस फॉर्म बनाएगा, राइट। सो ये आज का लेक्चर यहीं तक है, सिंप्लीफिकेशन इसके बाद शुरू करेंगे। उससे पहले ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो एसओपी पीओएस क्या होता है, देन स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड क्या होती हैं, देन कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ये याद होना चाहिए हमें। इस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा दिया गया है, बार बार देखोगे तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमें मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म का पता होना चाहिए, वो भी इसमें बता दिया गया है, और कैसे हम लॉजिकल एक्सप्रेशन से मिन टर्म कन्वर्ट कर सकते हैं, और मिन टर्म से कैसे वापस लॉजिकल एक्सप्रेशन बनाने हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, राइट। सो थैंक यू।